वन शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपके बुक में देखो वर्णिका बुक में 5 कहानी है और इस 5 कहानी को आप इस एक ही वीडियो में आज पूरा करने वाले हैं। याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको सब कुछ इस वीडियो को देखते ही देखते याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताते चलूंगा जहाँ से आपके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये करें कि अपने पति को मतलब अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के दिया कीजिए और ऐसा कपड़ा पहन के रहा कीजिए जिससे आपके पति को अच्छा लगे। और कहते हैं यदि आपके पति कभी दुखी हो, बेचारे का मन छोटा हो, तो आप उससे हंस के बात किया कीजिए। इससे क्या रहेगा, इससे आपके पति आपके बस में रहेगा, नहीं तो फिर गाना वही वाले हाल हो जाएंगे, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ठीक है, लक्ष्मी सोच रही कि इस बार यदि बाढ़ आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, हमारे पति भी देखोगे यहाँ नहीं है, 3 बच्चे, हम अकेले तो है नहीं, तो मैं कैसे अपने पूरे परिवार को संभाल पाऊंगी। इस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, देवी नदी के। तो लेखक भी सांबर दैया है राजस्थानी भाषा में और इसका अनुवादक भी सांबर दैया ही है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं वर्णिका बुक का 5 चैप्टर इस एक ही वीडियो में। वन शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपके बुक में देखो वर्णिका बुक में 5 कहानी है और इस 5 कहानी को आप इस एक ही वीडियो में आज पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग इस कहानी को, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आने वाले जो भी प्रश्न है वो आपसे एकदम आराम से बन सके। मैं एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको आराम से बताते हुए आगे चलूँगा। आप लोग को भी उसी तरह से देखते जाना है, समझते जाना है। याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको सब कुछ इस वीडियो को देखते ही देखते याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस क्लास का आज। और शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहला कहानी है दही वाली मगम्मा से। कहाँ शुरू करेंगे, दही वाली मगम्मा। तो इस कहानी के देखा जाए तो कहानीकार बोला जाए, लेखक बोला जाए, वो कौन है तो उनके बारे में पहले चर्चा कर लिया जाए। तो इस कहानी के कहानीकार जो हैं वो हैं श्रीनिवास जी लेखक। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी, और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे आप देखिएगा। जन्म इनका जो हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ पे, तो आपको जन्म स्थान भी याद रखना है, कोलार कर्नाटक में। यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे। फिर आगे आप देखिएगा, श्रीनिवास जी जो हैं ये कन्नड़ साहित्य के, किस साहित्य के लेखक हैं, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। तो कन्नड़ भाषा के, ये देखोगे दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषा है। खास करके ध्यान रखिएगा कि आपका जो है कर्नाटक वाले जो एरिया हैं वहाँ पे कर्नाटक राज्य में इस भाषा को सबसे अधिक बोले जाते हैं, कन्नड़ भाषा को। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथे कुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ कहाँ से लिया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार से ली गई है। इस कहानी के जो अनुवादक हैं वो कौन है, वो हैं V.R. नारायण। तो जहाँ जहाँ देखोगे ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और ये आपका यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्या बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपके क्या बनेंगे, आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे वो सब के सब यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिएगा कहानी की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। कहानी को हम सारांश रूप में लिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताते चलूँगा जहाँ से आपके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। देखिएगा यहाँ पे मगम्मा जो है यह वर्षों से लेखक के घर बाड़ी से दही दिया करती थी। ये बाड़ी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए कहानी में जिक्र किया गया है कि मगम्मा का काम था दही बेचने का। तो ये लगातार देखोगे महीने दिनों तक जो है यहाँ पे क्या करती थी, दही बेचा करती थी। उसके बाद देखोगे जब महीना लग जाता था तो उनसे पैसा लिया जाता था। इसी को क्या बोला गया, इसको बारी बोला गया। इसको क्या बोला गया था, इसको बारी बोला गया था। आगे देखिएगा, बेंगलुरु की तरह अन्य शहरों में नित्य आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बारी कहते हैं। मगम्मा जब भी दही बेचने आती है लेखक के घर अवश्य जाती है, क्योंकि लेखक का घर जो है जिस रास्ते से ये आती जाती है उसी रास्ते में उनका घर पड़ता है। आगे देखिएगा यहाँ पे उसको
उसके घर, देखो उसके घर दही देती है और दूसरे दिन पैसे लेती है, यह उसके साथ उसकी बारी की रीति है। आगे देखिए यहाँ पे, दही वाली जो है मगम्मा, यह वेंकटपुर की रहने वाली है। वेंकटपुर में देखोगे अबलूर के पास एक गांव है जहाँ से ये आती है। तो आपके कहानी में दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, आपको बताना है वेंकटपुर। लेखक की पत्नी के साथ उसका गहरा लगाव हो गया था, जिस कारण दही बेचकर लौटते समय भी उसके घर जाती, कुछ देर बातें करती, वहां बैठ के पान सुपारी खाकर गांव जाती। देखो जब यह लौट के आती है तो फिर देखोगे क्या होते हैं, हम आपको बताए थे कि लौटने के क्रम में लेखक के घर पे ये देखोगे बैठ जाती है और लेखक की पत्नी के साथ बातचीत करती है और पान सुपारी खाने के इसको क्या है, आदत है। दही वाली के लिए यह नित्य का नियम सा बन गया था। दही वाली के लिए कौन, मगम्मा के लिए नित्य का नियम था कि लौटने के क्रम में लेखक के घर ये जरूर जाके बैठती थी, वहां बैठ के गपशप करती थी और देखो पान सुपारी खाती थी। इस घनिष्ठता के कारण वह लेखक की पत्नी से अपना सुख दुख भी बताने लगी। कुछ दिनों के बाद दही दही की आवाज लगाती हुई आई और मेरे बेटे के हाथ में थोड़ी दही डालकर कहा, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। देखो इस तरह से जो है जब बातचीत होने लगता है ना, तो लेखक की पत्नी और इनके बीच में धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो अपनी मगम्मा का जो घर गृहस्थी का भी जो बातें होती है ना, वो भी देखोगे उनसे क्या करना शुरू कर देती है, साझा करना शुरू कर देती है, बातचीत करना शुरू कर देती है। तो एक दिन क्या होता है, जब ये दही बेचने आती है तो लेखक के जो बालक थे, बेटे थे, उनके हाथ में दही देके बोलती है कि माँ जी को जरा जल्दी से भेजो, दही देके हमको जाना भी है। आगे देखिए यहाँ पे, उसने उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए, लेखक की पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं लेखक की पत्नी को, बेटा तो आपके जैसा है, ये भी कहते हैं कि बेटा तो आपका सोने जैसा है, लेकिन कहते हैं लेकिन बड़े होने पर बहू के घर आने पर कैसा व्यवहार होगा उसे यह पता नहीं होगा कि माँ जीवित है या मर गई है। यहाँ पे कहते हैं लेकिन माँ जी मैं आपको क्या बताऊं, जब यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इनकी पत्नी आ जाएगी तो फिर माँ का कोई ख्याल नहीं करता है, माँ मरी है कि जीवित है खबर तक नहीं रखते हैं ये बच्चे, जिसका खबर अभी हम लोग देखोगे रख रहे हैं, पाल पोस के इसको बड़ा कर रहे हैं, इनका देखोगे ध्यान हम लोगों पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की बातें सुन करके देखोगे लेखक की जो पत्नी थी ना, वो थोड़ा सा अचरज में पड़ जाती है कि आज जो है मगम्मा को क्या हो गया जो इस तरह की बातें मेरे सामने मगम्मा कर रही है। आगे देखिए यहाँ पे, मगम्मा इस बात पर आक्रोश व्यक्त करती हुई कहती है कि जब पति ही, मगम्मा इस बात पर देखो आक्रोश व्यक्त करती हुई कहती है कि जब पति ही बात नहीं सुनता था तो बेटा क्या सुनेगा। लेखक की पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसकी नसीब ही खराब थी, कभी अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हुआ, पति द्वारा सदा तिरस्कृत ही रही है। तो यहाँ पे पूछती है कि मगम्मा बताओ तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। ये कहते हैं क्या बताऊं, जब हम अपना पति को, देखो पति पे ही जब हम सुख नहीं कर पाए तो बच्चे पे क्या सुख करेंगे। आगे जाकर के देखोगे फिर दोनों में बातें होती है, ठीक है, और बातें होने के दौरान देखो ये क्या कहते हैं, इसलिए माँ पति जब घर आए, ये करे कि मेरे पति तो हमको त्याग के कब के भाग गए और बच्चे भी जो हुए हैं मेरे बेटे, तो वो भी अपनी पत्नी के ही बात पे रहते हैं। इसीलिए यह लेखक की पत्नी को क्या सलाह देते हैं, देखिएगा, उनकी पत्नी को ये सलाह देते हैं, पति जब घर आए ना तब अच्छे कपड़े पहनकर घुमा कीजिए। करें कि पति जब आपके घर आए तो अच्छे कपड़े पहन के घुमा कीजिए, सज धज के रहा किया कीजिए। मर्दों का जो मन होता है ना बड़ा चंचल होता है, क्या पता दिया आप इस तरह से नहीं रहिएगा तो दूसरी स्त्री पे इनका नज़र चला जाएगा, तो आपके प्रति इनका प्रेम कम जाएगा, तो दूसरे की तरफ ये क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मर्दों का जो मन है ना बड़ा चंचल होता है। ये बात कौन कहती है, मगम्मा कहती है लेखक की पत्नी से। आगे देखिए यहाँ पे, आपको अपनी खूबसूरती से सदा पति के मन को बस में रखना चाहिए। ये करें कि आपको अपनी खूबसूरती से सदा पति के मन को अपने बस में रखिए। आगे देखिए, माँ उसकी बात पर हंसी तो आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही हो। कह रहे हैं देखोगे माँ कौन, लेखक की जो पत्नी है ना, उनके बारे में कह रहा है कि माँ जी, इनको ये माँ जी कहती थी, लेखक की पत्नी को ये माँ जी बुलाती थी, ठीक है, कौन, मगम्मा। तो अब उनकी बात पर तो इनको देखो बड़ा हंसी आता है कि मगम्मा ये आज बहकी बहकी बातें कर रही है, तो हंसती भी है, लेकिन वो सोचती है
कितना रहस्यपूर्ण बातें ये कर रही है। आगे देखिएगा, फिर मगम्मा ने पति को खुश रखने के गुण संबंध में कहा, कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए, आंखों को तृप्त करने के लिए अच्छी तरह से कपड़े लत्ता पहन ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें किया कीजिए। ये करें कि अपने पति को कुछ ठीक ठीक मतलब अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना बना के दिया कीजिए, और ऐसा कपड़ा पहन के रहा कीजिए जिससे आपके पति को अच्छा लगे। और कहते हैं यदि आपके पति कभी दुखी हो, बेचारे का मन छोटा हो, तो आप उससे हंस के बात किया कीजिए। इससे क्या रहेगा, इससे आपके पति आपके बस में रहेगा, नहीं तो फिर गाना वही वाले हाल हो जाएंगे, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ठीक है, अलग अलग फूलों से मजाक करता है, ये वाली बातें हो जाएगी। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे, घर का सामान एक बार ही मंगवा लीजिएगा, बार बार मत मांगिएगा, तथा कुछ पैसे बचाकर जरूरत के समय दीजिएगा। ये करें कि हाँ, घर का भी सामान हरदम हरदम नहीं मंगवाइएगा, नहीं तो गुस्सा में आ जाएंगे। और बाजार से एक ही बार मंगवा लीजिएगा, और आपको जो पैसा देंगे वो जोर जोर का आप रखिएगा, और जब आपके पति को कभी वैसे विकट परिस्थिति में पैसा की जरूरत होगा तो आप दीजिएगा ना, आपके पति आपसे बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरी पत्नी लक्ष्मी आई है कि धन जोर जोर के रखती है। आगे देखिए यहाँ पे, पति को बस में रखने के अचूक टोटके हैं ये सब। घर वाली ऐसा करती है तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, और अन्यथा गलियों में भटकता है। ये करें कि यदि आप इस तरह से कीजिएगा ना, तो जिस तरह से देखो कुत्ते के मालिक के पीछे कुत्ता घूमते फिरते रहता है, उसी तरह से आपके पति आपके गुलाम बन जाएंगे। आगे देखिए, मगम्मा की इस बात से उसे एहसास हुआ है कि वह 16 आने सच कह रही है। मगम्मा के इस बात से देखोगे लेखक की पत्नी को ऐसा लगने लगा यह बहुत ही मतलब अच्छे तरह से ये बोल रही, एकदम सच बात बोल रही है। मगम्मा उसकी प्रशंसा करती हुई कहती है कि तुम पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए मेरे पास जो पैसे हैं उसे बैंक में रखवा दो, उस पर कई लोगों की आंख लगी है। अब देखिए, मगम्मा का तो अपनी बहू और बेटे से तो विवाद चल रहा था, झगड़ा हो गया था। झगड़ा का कारण था, देखोगे कि मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, वो अपने छोटे बेटे को मारती है। तो मगम्मा उस पर कहती है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मारती हो। तो उस पर की देखोगे बहू की जवाब आती है कि नजम्मा की कि मेरे बच्चे हैं, ये गलती करेगा तो मैं इसको मारूंगा। उस पर मगम्मा कहना होता है कि भी मेरा भी तो पोता है, तुम क्यों मारेगी, नहीं मारने देंगे। तो इस पर नजम्मा और मजम्मा में आपसी बहस शुरू हो जाता है, तो दोनों के बीच में देखोगे झंझट शुरू हो जाते हैं। तो झंझट शुरू होने के बाद फिर देखोगे मगम्मा के बेटे जब घर आते हैं तो वो मगम्मा जो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है यह हमसे बराबर मुंह लगाते रहती है, यह सही बात नहीं है। तो फिर देखोगे इनके बेटे जो है मगम्मा को अपनी पत्नी का भी बात सुनता है। तो पत्नी कहती है, अच्छा बताइए बच्चा गलती कर रहा है तो उसको मारेंगे नहीं, आपकी मम्मी बीच में आ जाती है। तो दोनों के बीच में देखोगे इनके बेटे जो वो बड़ा परेशान है कि माँ की बात माने कि अपनी पत्नी की बात माने। माँ की बात मानेंगे तो देखोगे पत्नी कहेंगे कि सब कुछ माँ की ही मान रहे हो, अब पत्नी की बात मानेंगे तो माँ कहेंगे पत्नी भक्त हो गए। अब बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि शादीशुदा लोग जो है ना, आटे की चक्की के बीच में जैसे गेहूं पिसाता है ना, वैसा वाला हाल हो जाता है। क्या करें, या मगरमच्छ वाला हाल देखोगे। वो लास्ट में कहते हैं कहानी में कि मगम्मा की जो बेटे हैं उसका देखोगे, एक तरफ से मगम्मा देखोगे उसको ऊपर खींचने में लगे हुए हैं, एक तरफ से मगरमच्छ जैसे उसको पानी में खींच रहा है। किनको, उनके बेटे का ये हालात है। उस पर देखोगे दोनों की बात ये सुन लेते हैं। मगम्मा थोड़ा सा देखोगे इस बात को बड़ा कर देती है, तो उस पर देखोगे वो कहते हैं मगम्मा के बेटे की, तो क्या करूँ माँ, मैं इसको बाहर कर दूं, ठीक है, इसको घर से बाहर कर दूं, इसको ना रखूं। तो उस पर मगम्मा कहती है तो क्या करूं, मैं तुमसे अलग हो जाऊं, ठीक है, तुम जो ऐसा बात बोलते हो। तो वो करेंगे, देखो माँ जी, नजम्मा को तो हम अलग कर देंगे तो बेचारी कहाँ रहेगी, तुम्हारे पास तो गाय बैल भी है, तुम उसके भी सहारे जी लोगी। उसके बाद देखो मगम्मा और गुस्सा में आ जाती है और बोलती है ठीक है, मैं तुमसे कल से अलग ही रहूंगा, अपना खाना पीना सब अलग रखूंगा। तो इनके बेटे और बहू के बीच में देखोगे ये जो लड़ाई झगड़ा चलते हैं, तो उसके बाद तो दोनों अलग हो जाती है, मतलब बेटा से जो है बहू से ये मगम्मा अलग रहने लगती है। तब इनके पास जो पैसा जो जमा होता है, जो अभी अपने बेटे और बहू को देना बंद कर दिए थे, इस पर देखोगे दूसरा आदमी का नजर आने लगता है, जिसमें हम आगे बताएंगे। रंगप्पा एक जुआरी है, तो इनको डर लगने लगता है कि हम अपना पैसा का क्या करें। तो चाहती है कि हम अपना पैसा जो है बैंक में रख दें। तो बैंक में रखने के लिए ये देखोगे लेखक की पत्नी को कहती है कि मेरे पास जो पैसा है ना, आप वो बैंक में रखवा दो, क्योंकि इस पैसे पे दूसरे आदमी की नजर है। आगे देखिएगा, मेरे गांव में रंगप्पा नामक एक जुआरी है, वह मेरा पीछा करने लगा है, पैसे मांगता है और ये करें पैसे मांगता है, और मेरे अस्वीकार करने पर वह कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हर साल बच्चे पैसे से बहू का जेवर बनवाती थी, अब तो तुम अलग हो, यह सच है माँ जी,
जब औरत अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाती है। ये कह रहे हैं कि रंगप्पा नाम का एक जुआरी है, वह देखिए ना माँ जी मेरे पीछे पड़ गया है, और वह हमको कह रहा था कि तुम तो अब अपनी बेटा बहू से अलग रहती हो, उनसे झगड़ा कर लियो तो पैसा बचा के क्या करोगे। पहले हम जानते कि तुम अपनी बहू को जो है पैसा बचा बचा के जेवर बना बना के देती थी, अब तो तुम उससे अलग हो गए हो, तो कुछ दिन के लिए मगम्मा हमको पैसा दो ना, फिर हम तुमको लौटा देंगे। तो ये कहने लगती है कि माँ जी आप ऐसा कीजिए, अब लोगों को भी देखिएगा धीरे धीरे यह बात पता चल गई है कि मैं अपनी बेटे बहू से अलग रहती हूँ, तो मेरा पैसा कम से कम आप बैंक में जमा कर दीजिएगा, नहीं तो दूसरा आदमी का नजर इस पे पड़ गया है। आगे देखिए, तब लेखक की पत्नी ने कहा पति से पूछकर बताऊंगी। तब लेखक की पत्नी कहते हैं कि मैं अपने पति से पूछकर आपको बताऊंगी। दूसरे दिन जब वह दही लेकर आई तो दही देने के बाद कहने लगी माँ जी आज भी रंगप्पा पीछा करते हुए अमराई के पास तक आया था, उसने जिस प्रकार से मेरा हाथ पकड़ा आज तक कोई नहीं इस प्रकार मेरा हाथ पकड़ा था। ये करें कि माँ जी आज फिर रंगप्पा देखिए मेरे पीछे पीछे आया था और मेरा हाथ उस तरह से पकड़ा कि आज तक कोई उस तरह से मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, तो आप इस पैसा को रख लीजिए माँ जी, नहीं तो वो हमसे ले लेगा। आगे देखिएगा यहाँ पे, उसकी इस हरकत से डर लग रहा है। करे माँ जी उसकी इस तरह का जो हरकत है ना, इस हरकत से हमको डर लगता है और मेरा बड़ाई भी करता था कि मगम्मा तुम कितनी सुंदर हो। ठीक है, हमको इस तरह की बातें देखो पसंद नहीं आया था और हम उससे हाथ छुड़ा के भाग गए। हम बोले उनको कि तुम मेरे पति हो, जो इस तरह की बातें तुम हमसे करते हो, मेरे पति जब जीवित थे तो उनको तो मेरी सुंदरता दिखा नहीं, तुम कौन होता है। तो इस तरह से हम किसी तरह से उससे जान छुड़ा के भागे हैं। आगे देखिए, मगम्मा की इस बात पर माँ जी ने कहा इन फजीहतों से अच्छा जो कुछ हुआ है उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह जाओ। तो ये कहते हैं, लेखक की पत्नी उनको समझाती है ये सारा जो झंझट अब तुम्हारे साथ में हो रहा है इन सब बात को छोड़ो, तुम अपने बेटे के साथ में क्यों नहीं रह लेती हो। आगे देखिए, ये कहते हैं मगम्मा जो है सारा दोष बहू के माथे पर मरते हुए कहती है मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, परंतु वह रहने दे तब ना। ये कह रहे हैं अपनी बहू के बारे में, मैं तो माँ रह जाऊंगी माँ जी, लेकिन मेरी बहू रहने देगी तब ना। यह बात यदि बेटे से बता दूं तो हो हल्ला करके बहू मुझे जाति से बाहर करवा देगी। अब ये करें कि यदि यह बात मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि देखो रंगप्पा जो है मेरे साथ में ऐसा ऐसा सलूक किया है, तो मेरी बहू जो उल्टे हमको हल्ला करवा के हमको जाति बिरादरी से बाहर करवा देगी। आगे देखिए, इसके बाद वह चली जाती है, लेकिन 1 घंटे बाद आकर कहती है कि बच्चे के लिए थोड़ी मिठाई ली थी, मिठाई की उस पुड़िया को एक कौवा लेकर उड़ गया। ये अपने पोते के लिए देखोगे करे कि मिठाई लेके जा रही थी तो उसको एक कौवा जो है ना लेकर उड़ गया। अब आगे देखिएगा, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं क्योंकि रंगप्पा पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ा है। माँ जी उसे संतावना देते हुए कहती है कि डर बर कुछ नहीं होता है, तुम डरो नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र उतनी बढ़ती है, इसीलिए बेफिक्र हंसते हंसते घर जाओ। करें इसीलिए तुम बेफिक्र होके हंसते हंसते कहाँ चले जाओ, अपने घर की ओर जाओ। आगे देखिएगा, मगम्मा के चले जाने पर लेखक की पत्नी उसकी मानसिक दशा पर सोचकर आश्चर्यचकित हुई कि इसकी ना तो लालसा खत्म हुई है ना परिवार के प्रति मोह खत्म हुआ है। मगम्मा के जाने के बाद देखोगे लेखक की पत्नी सोचने लगती है इसकी ना तो अभी तक कोई लालसा खत्म हुआ है ना कोई लोभ खत्म हुआ है, परिवार से भी उतना इनको क्या है, मोह है। आगे देखिएगा, इसमें जीवन के प्रति एक विचित्र सा ऊब के बावजूद ना तो मरने की इच्छा है और ना अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। ये गांव के लोग हैं, इनके बारे में कहते हैं कि ये गांव के लोग हैं, इनमें कोई लुकाव छिपाव नहीं होते हैं, फिर भी इन लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परतें होती है। तात्पर्य यह है कि गांव के लोग ऊपर से जितने सीधे दिखते हैं भीतर से उतने क्या होते हैं, गहरे होते हैं। आगे देखिएगा, परिवार के प्रति इनकी ममता शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। ये करें कि गांव के जो लोग होते हैं ना, परिवार के प्रति जो है इनकी ममता जो होती है यह शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका पता उन्हें तब चलता है जब वह यह कहने आती है कि पोता अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे पास आ गया है। मगम्मा क्या कहती है, देखो मेरा पोता जो है ना, देखिए माँ जी कितना हमसे लगाव और प्रेम करता है कि अपनी माँ पिता को भी छोड़ करके मेरे पास आकर के रहने के लिए देखो कि तैयार हैं। माँ बाप के लाख प्रयास के बाद भी मुझसे अलग होना नहीं चाहता है। भगवान ने उसकी कैसी अकल दी है, जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन वह छोटा सा बच्चा यह कहकर मेरे पास आ गया है मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो। ये करे कि देखिए माँ जी मेरा पोता हमसे कितना प्यार करता है कि मेरा जो जवान बेटा है वह हमसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन मेरा पोता कहता है कि माँ
दादी मैं जब तक हूँ तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास आ गए हैं। आगे देखिए, अंत में लेखक इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। ऐसा लग रहा है कि सास और बहू में क्या लगा है, स्वतंत्रता की होड़ लगा हुआ है। अब आगे देखिएगा, उसमें माँ बेटे तथा पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इस कहानी में देखिएगा ऐसा लगता है कि माँ जो है अपना बेटा पर अधिकार जमाना चाहती है, तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि बहू जो है यह अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही क्या है, किस्सा है। देखोगे इस तरह की बातें सारे संसार का किस्सा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक आप लोग देख लिए, तो आगे देखिएगा, किसी की हार जीत का क्या होगी, क्योंकि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, तो ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की देखोगे दशा किसकी है, माँ की है। बीच में बच्चे को कष्ट है, बीच में किसको कष्ट है, बच्चे को कष्ट है। माँ ऊपर देखो खींच रहे हैं उस बच्चे को, और बहू देखोगे उनका मगरमच्छ जैसा हाल करके नीचे खींच रहे हैं। ये लेखक तुलना कर रहे हैं, बीच में कष्ट किनको है, बच्चा को। यह सिर्फ गांव में रहने वाली दही वाली मगम्मा के घर की ही नहीं, अपितु शहर में दही देने वाली मगम्मा के घर की भी है। इस नाटक का कोई अंत नहीं है। ये करें कि इस तरह की बातें सिर्फ गांव में ही दिखने को नहीं मिलता है, इस तरह की बातें शहर में भी दिखने को मिलता है, लेकिन इस नाटक का कोई अंत नहीं है। और अंततः हम आपको बता देते, इस कहानी में देखोगे मगम्मा की जो बहू नजम्मा है वो बड़ा होशियार है। वो अपने बेटे को जानबूझ के दादी के पास भेज देती है। जब उनको पता चल जाता है कि रंगप्पा जो है मेरी सास के पीछे लग गया है पैसा वैसा लेने के चक्कर में, उनको लग जाता है कि अब इनको अलग रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनको पता था कि सीधे सीधे हम जाएंगे तो नहीं मानेगी, तो पहले बच्चा को भेज देते। तो बच्चा को भेज दी, 2-3 दिन उनके पास बच्चा रहा। फिर देखो बच्चा लेने के बहाने ये दोनों जाती है, मतलब मगम्मा की बहू नजम्मा और उनके बेटे दोनों उनसे क्षमा मतलब मांग लेते हैं। उनकी माँ भी माफ़ कर देती है। और अगले दिन से देखोगे बहू जो है उनको कहते हैं कि आप अब बूढ़ी हो चुकी हो, अब आप घर में आराम से खाओ पियो, दही बेचने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दो। और अगले दिन देखोगे वो अपनी बहू को परिचय करवाने के लिए जहाँ जहाँ दही बेचने जाती है उन सभी लोगों से करवा देती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कहानी को अच्छे तरीके से। तो अब चलिए, कहानी को अच्छे तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे, तो अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लीजिए। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। देखिए, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? आपका जवाब हो जाएंगे दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? मगम्मा की बहू नजम्मा है। याद रखिएगा, मगम्मा की बहू कौन है? नजम्मा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो याद रखिएगा, यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली मगम्मा कहानी की है। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी था। रंगप्पा कौन था? अभी हम आपको बताए थे ना कहानी में, रंगप्पा जुआरी था। मगम्मा का किससे विवाद था? मगम्मा का विवाद अपने बहू से था। किससे? बहू से। क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कही थी? यह बात देखो कौन कहती है? मगम्मा अपनी बहू को कहती है जब वो अपने बेटे को मार रहे थे। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है यह मगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? यह अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? यह कन्नड़ भाषा की कहानी। किस भाषा की? आपका जवाब होगा कन्नड़। मगम्मा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? अपने पोता के लिए मिठाई लेके जा रही थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? मजबूरी से। मजबूरी उनका ये था कि इनसे यदि ये नहीं करते समझौता तो इनकी सास जो है वह सारा पैसा बैंक में जमा करती या अलग अलग लोगों का नजर पड़ रहा था। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? यह कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। आगे देखिएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोलार, कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? यह बात कहा था कौन? यह बात कहा था, याद रखिएगा, नजम्मा। कौन कहती है? नजम्मा कहती है। आगे देखिएगा, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मगम्मा, जब लेखक की पत्नी से बात कर रही थी। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के
रास्ते में क्या है, रास्ते में अमराई का कुआं। रास्ते में भी हम आपको बताए थे ना, क्या है, अमराई का कुआं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। अयंगार। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, मगम्मा जो है यह कहाँ की रहने वाली थी, तो यह वेंकटपुर की रहने वाली थी। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, अपनी बहू के साथ। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, अपनी बहू नजम्मा के साथ। आगे देखिएगा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी सभार से ली गई है, यह कन्नड़ कहानी सभार से ली गई है। अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली ये हैं मगम्मा। कौन है, मगम्मा। माँ जी हैं, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, यह पान सुपारी खाती थी, हम आपको बताए थे कहानी में। और कहावत है, दवा करने से तो मसान भी जगता है, यह कथन किस कहानी से लिया गया है, तो याद रखिएगा यह कहावत जो है मगम्मा कह रही थी, दही वाली मगम्मा कहानी से है। तो यहाँ तक देखोगे इस पार्ट से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आपको आगे का जो कहानी बताने वाला हूँ, जिस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, कहानी में देखोगे बाढ़ का जो है एक भयावह चित्रण किया गया कि बाढ़ होने पर देखोगे लोगों का जो है घर फसल किस तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। तो इसके बाद हम अब आपको आगे लेके चलने वाले हैं। तो चलिए अब आगे आप लोग यहाँ से देखिएगा। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट जो हैं अभी तक देखोगे दही वाली मगम्मा पार्ट तक देख लिए, तो अब आप यहाँ से देखिएगा ढहते विश्वास ये कहानी है। देखोगे उड़ीसा के प्रमुख कथाकार सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। इसमें उड़ीसा जो राज्य है वहाँ के जो बाढ़ वाले जो समस्या है उसको उजागर किया गया, उसको दिखाया गया है कि बाढ़ आने पर देखोगे किसी भी राज्य में कितना तबाही मचाता। और इस सबसे देखोगे बिहार के लोग तो परिचित पहले से ही हैं, बाढ़ होने के बाद हम लोगों का क्या स्थिति परिस्थिति होती है। बिहार में तो देखो उत्तर बिहार के जो भी जिले वाले हैं उन सबको पता है कि बाढ़ का क्या माहौल बनता है हम लोग के तरफ। तो आप देखोगे तो ढहते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सात कोड़ी होता। किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया भाषा के। जन्म इनका कब हुआ है, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, मयूरभंज उड़ीसा। याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, मयूरभंज उड़ीसा। होता जी जो है यह भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त और उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब आपको आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे इनके कथा साहित्य में जो है उड़ीसा का जीवन का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़ीसा की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। मतलब देखोगे यह मूल जो यह भाषा इस कहानी का हुआ है उड़िया भाषा, जिसको हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए कहानी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कहानी का सारांश हम आपको दिए हैं यहाँ पे। तो प्रस्तुत कहानी जो है यह ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। इनमें कहानीकार जो हैं सात कोड़ी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में जो है किस राज्य के जनजीवन के बारे में दिया गया, उड़ीसा के बारे में। तो यह कहानी सबसे पहले उड़ीसा के देखोगे जनजीवन को दिखाता है। दूसरी बात देखिएगा कि इसमें जो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है वो कहाँ जॉब करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं, कलकत्ता में। और लक्ष्मी देखोगे बेचारी, इनके घर का जो है देखोगे इनके पति से जो है भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो ये क्या करते हैं, तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे, उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बड़ा बाढ़ इसके पास इनके पूर्वज जो 1 बीघा खेत छोड़ के गए हैं, लेकिन बाढ़ सूखा तथा तूफान के कारण देखोगे वह खेत दुख का कारण बन जाता है। दुख का कारण कहने के सेंस में देखोगे एक बार बाढ़ आते हैं, फिर सूखा पड़ जाते हैं, जिसके कारण देखो खेतों का फसल भी सही से नहीं हो पाता है। अब आगे देखिएगा, कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयक्रांत हो गई है कि इस बार बाढ़ आएगी। लगातार देखोगे इस बार वर्षा हो रही थी, तो लक्ष्मी को लगा कि इस बार लगता है कि बाढ़ बड़ा भयंकर होने वाली है। तूफान से घर टूट गया था, कर्ज लेकर के किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान में देखोगे सबसे पहले इनका घर टूट गया था, तो कर्ज लेकर के किसी तरह से तो अभी घर का मरम्मत कराई ही थी। तूफान एवं सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए थे, फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे। लेकिन
लगातार वर्षा होने के कारण देखोगे, ये क्या कर रहे हैं मक्खी भी, देखिए यहाँ पे कहाँ थे, हाँ हम आपको ये बता रहे थे, ये आपको बता रहे थे। लेकिन देखिएगा लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ होने की चिंता ने लोगों की नींद को क्या कर दी थी, हराम कर दी थी। लेकिन लगातार जो है वर्षा होने के कारण देखोगे ऐसा लग रहा था कि इस बार कहीं बाढ़ ना आ जाए, और गांव के लोगों का नींद हराम इसलिए था क्योंकि बांध उन टूट जाता, सोचिए जरा, तो रात में आदमी देखोगे दह के डूब के मर जाते। अब आगे देखिएगा, लोग को बड़ा चिंता था। लक्ष्मी का घर जो है यह देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी। देखा जाए तो आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, देवी नदी के किनारे। लक्ष्मी अपने उन दिनों को याद करती है जब ये पहली बार देखोगे अपने ससुराल आई थी, तो उस समय देखोगे बाढ़ बहुत ही भयंकर रूप लिया था और दलई बांध टूट गया था। जब दलई बांध टूटा था, बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुरई के फूल की तरह मुरझा गए थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी। आगे देखिए, मतलब बाढ़ से देखोगे ये पहली बार जब ससुराल आई थी ना, उस दौरान बाढ़ से इनके मतलब गांव में बहुत ही भयानक दृश्य को यह देख चुकी थी, जिसकी अनुभूति अभी इसको हो रही थी कि इनको लग रहा था क्या पता कहीं उसी तरह का दृश्य इस बार ना भी बन जाए। इसलिए वह सोचकर सिहर उठती है, यदि पुनः दलई बांध, इनको कहना है यदि पुनः दलई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान एवं सूखा ने कमर तोड़ दी थी और पति परदेश में और 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी सोच रही कि इस बार यदि बाढ़ आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, हमारे पति भी देखोगे यहाँ नहीं है, 3 बच्चे, हम अकेले तो हैं नहीं, तो मैं कैसे अपने पूरे परिवार को संभाल पाऊंगी। आगे देखिएगा यहाँ पे, बाढ़ की विकरालता को देख करके गुण निधि स्वेच्छा दल का गठन करता है ताकि बांध की जो है देखरेख की जा सके। गुण निधि नाम का एक देखोगे गांव के लड़का है, ये क्या करते हैं, उन अपने गांव के कुछ लड़के को एक दल में शामिल करते हैं, और क्यों, किस लिए कि बांध को किसी तरह से मजबूत किया जाए, नहीं तो क्या पता कब बांध टूट जाएगा। गांव के बूढ़े भी इन लड़कों के सहयोग से कमर कस लेते हैं। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े पुत्र को भी भेज दी थी। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी भी देखो अपने बड़े बेटे को भेज दिए थे, जिसका नाम अच्युत है। सभी लड़के बांध की निगरानी करने लगते हैं तथा कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां, पत्थर आदि डालकर पानी के बहाव को रोकते हैं। जितना भी लड़का था सभी मिलकर मेहनत कर रहा था। बांध की देखोगे जो मतलब मजबूती पे विशेष ही लोग कार्य कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। बाढ़ की भयंकरता को देख करके लक्ष्मी गुण निधि से पूछती है, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे? वह जवाब देता है, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य मरा थोड़े है। उसकी बातों पर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली होती है। देखोगे ये लक्ष्मी पूछती है गुणनिधि से, क्यों तुम लोग से हो जाएगा ना, मतलब ये सब चीजें कर लोगे ना। तो लक्ष्मी, ये गुणनिधि देखोगे बड़े ही मतलब कहा जाए तो मनोबल के देखोगे तगड़ा लड़का था, ठीक है। और ये कहते हैं क्यों नहीं मौसी, मासी कहते हैं क्यों नहीं मौसी, अरे जो हीराकुंड बांध को, बड़े बड़े बांध को बनाया है, ठीक है, वो उसके बाद देखो हम लोग इतने बड़े बड़े बांध को बनाया, हम भी तो वही मानव हैं, मर थोड़े गए हैं, ये सब तो आदमी करता है, तो सब कुछ कर लेंगे, देख लेंगे। इससे देखोगे लोगों में हिम्मत भी आती है। आगे देखिएगा, गुणनिधि उसका बड़ा पुत्र अच्युत पल भर को नहीं बैठते हैं। गुणनिधि हो गया, लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत, ये सब बैठ पल भर के लिए भी आराम नहीं कर रहे हैं। सब मिल के बांध को देखोगे बोरी से, मट्टी से, मतलब मट्टी से देखोगे बोरी भर भर के जो है एकदम बांध के किनारे बिछा रहे हैं। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाते हैं। बाढ़ की पानी बढ़ते देखकर सरपंच ने क्या कर दिया, गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे दी। लक्ष्मी का घर जो यह दलई बांध के पास ही थी। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद लोगों ने नदी के किनारे ही क्या बनाया, घर बनाया। जिस प्रकार नदी के किनारे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बहती रही। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ है, फिर भी नदी को किसी ने ना तो शत्रु कहा है, ना उसका किनारा छोड़ करके भागा है। लेखक कहते हैं कि नदी देखोगे तबाही भी लाते हैं, बाढ़ भी लाते हैं, तब भी लोग देखोगे देवी, इसको नदी को देवी समान माना है, ठीक है। इसको देखोगे अपना शत्रु कभी नहीं माना है यहाँ के लोग। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे लेखक क्या कहते हैं। लक्ष्मी देखोगे कहानी के अंतिम में, लक्ष्मी जब होश में आई तो उसे पीछे वाली डाली पर अटकी चीजें देखने को अभिलाषा हुई।
देखने को अभिलाषा हुई। उसने डालियों में फंसे बच्चे को उठाकर अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने से भींच लिया, जबकि वह उसका छोटा बेटा नहीं था, साथ ही वह मरा हुआ था। कहानी में बीच में देखोगे कुछ चीज़ों को स्किप भी किया गया है। बाढ़ जब आती है उस गांव में, देखो जब बांध टूट जाते हैं तो लक्ष्मी देखोगे अपने दोनों बेटी को लेकर के, एक छोटे बेटे थे उनके बच्चे गोद में लेकर के उनको भागती है। उसके बाद देखिए दृश्य ऐसा बनता है कि गांव के आसपास में एक टीला था, टीले के पास देखोगे स्कूल था, और वही टीले के आसपास में देखोगे वहाँ पे माँ चंडेश्वरी की मंदिर भी है, जहाँ चैत के महीने में मेला लगता है। लोग देखोगे देवी का पूजा भी करते हैं। लेकिन आज देखिए, देखा जाए तो इस दृश्य मतलब ये जो भयावह दृश्य बना हुआ था बाढ़ का, आज कोई देवी देवता का सहारा लोगों के लिए नहीं बनता है। जिस भगवान पे ये इनका विश्वास था, जिस देवी पे इनका विश्वास था, ऐसा लगता है कि आज सब विश्वास टूट गया है। क्योंकि लक्ष्मी के देखोगे ना तो उनके पास में उनकी दोनों बेटियां थी। लक्ष्मी देखोगे अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए देखोगे लक्ष्मी एक बरगद के पेड़ पे चढ़ जाती है, और उस बरगद के पेड़ पे चढ़ के टहनी में देखोगे अपने आप को साड़ी से बांध लेती है, लपेट लेती है, बेहोश हो जाती है उस पेड़ पे। और जब उनका होश देखोगे आता है, किनको, लक्ष्मी को पता चलता है कि उनका बच्चा उनके पास नहीं है। एक मरा हुआ बच्चा कोई देखिएगा कहानी के अंत में अपने सीने से उठा करके उनको दूध पिलाने की प्रयास करती है। वह यह भ्रम में है कि उनका बच्चा है। कई सारे जानवर देखोगे उस बरगद के पेड़ के डाली में आके फंस के हैं। एक काली गाय देखोगे वहीं पे मरी हुई सी है। इस तरह से हृदय विदारक देखो घटनाएं इस कहानी के अंत में देखने को मिलता है। अब आपको हम लेके चलते हैं इस कहानी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ, जो यहाँ पे हैं कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। इनके बड़े लड़के का नाम था अच्युत। और ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे उड़िया भाषा से। ढाते विश्वास, कहते विश्वास नहीं, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तभी हम आपको बताए थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति है ढाते विश्वास कहानी की। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? अभी हम आपको बताए थे लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र किस कहानी का है? ये ढाते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। पाठ की समस्या कहानी के केंद्र में, किस कहानी के केंद्र में? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो आपका जवाब होगा लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल जो है यह टीले के नीचे है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? आपका जवाब होना चाहिए लक्ष्मण। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? देवी नदी के। सातकोड़ी होता कथाकार हैं किस भाषा के? उड़िया भाषा के। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यह राज्य है उड़ीसा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? सातकोड़ी होता। कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा। राइट आंसर होंगे ये सभी लड़का हल्ला करके सतर्क कर रहे थे। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन थे? श्रीनिवास जी। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। सातकोड़ी होता। ठीक है, कौन है? सुजाता। सातकोड़ी होता। अब आगे देखिए इसमें, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। कौन किया था? गुणनिधि। ये मक्खी बीच में क्यों आ गई? तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह किस कहानी की पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएंगे ढाते विश्वास। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? ये लोग बांध की निगरानी कर रहे थे, दलई बांध जो थी। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? यह देखिएगा गुहाल में जाते हैं जानवर के, मतलब गले से रस्सी उसी खोल देने के लिए। कब बाढ़ आ जाएगा, जानवर बकरी खुला रहेगा तो भाग जाएगा, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे डूब के। अब आपके आगे तीसरा कहानी आपका है माँ। गुजराती कहानी है। ठीक है, इसके देखोगे जो लेखक हैं वो हैं ईश्वर पेटलीकर, और ये गुजरात के देखोगे लोकप्रिय कथाकार माने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि माँ किस प्रकार की कहानी है? गुजराती भाषा से संबंधित कहानी। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पककर एक नई अस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। देखिएगा खून की सगाई इनकी देखोगे प्रसिद्ध रचना भी है, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और काला पानी इनका लोकप्रिय क्या है? उपन्यास है। आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि खून की सगाई किसकी रचना है? आपको बताना है ईश्वर पेटलीकर की, और काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। यह कहानी गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित और अनुदित कहानी संग्रह माँ सभार से संकलित है। इसके देखोगे जो हिंदी अनुवादक हैं वो कौन है?
आपको याद रखना है, गोपाल दास नागर। आइए कहानी की ओर लेके चलते हैं आपको। देखा जाए तो सारांश में हम इस कहानी को लिए हैं। माँ जो है यह एक विचार प्रधान कहानी है जिसमें एक माँ की ममता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। माँ की छोटी पुत्री है मंगू। मंगू पागल और गूंगी है। देखिएगा इस कहानी में लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं तो माँ यह कहकर विरोध करती है कि मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो अस्पताल वाले को क्या पराई, यह तो अपंग जानवर को गौशाला में भर्ती कराने जैसा होगा। देखिएगा जब भी इनके आसपास के लोग माँ जी को यह सलाह देते हैं कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराओ, वो सही हो जाएगी, तो माँ जी का कहना है कि जब मैं माँ होकर के इनकी अच्छी तरह से सेवा भाव नहीं कर पाती हूँ तो अस्पताल वाला क्यों करेगा, उसको क्या मतलब है। यह तो वह वाली बात हो गई कि जैसे अपंग गाय को देखोगे जा करके गौशाला में छोड़ दिया जाता है। आगे देखिएगा माँ के इस उत्तर पर लोग अवाक रह जाते हैं। सभी मुक्त कंठ से माँ की प्रशंसा करते हैं कि माँ जैसी औरत ही एक पागल पुत्री को पाल सकती है, दूसरे के घर में भूखी प्यासी मर गई होती। इनका बड़ाई भी लोग द्वारा किया जाता है। देखिए ये मंगू की माँ ही है जो देखोगे इनका इतना सेवा भाव करती है, दूसरे के घर में रहती तो कौन इस पागल गूंगी पुत्री को इतना सेवा भाव करती, मर जाती अभी तक में। माँ को पागल पुत्री मंगू के अतिरिक्त 3 और संतान थी। माँ को देखोगे मंगू के अलावा 3 और संतान थी, 2 बेटे और 1 बेटी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते हैं और पुत्री का विवाह हो गया है और वह अपने ससुराल चली गई। इनके दोनों जो पुत्र हैं वह पढ़ लिख करके शहर में नौकरी करते हैं और इनकी बेटी जो है जिनका शादी हो गया कम्मू, वह अपने ससुराल चली गई है। माँ इन तीनों को भूलकर समग्र मातृत्व सबसे छोटी मंगू पर न्योछावर कर दिया था। पौत्र पौत्रियों को लाड़ प्यार तो करती है, इसीलिए हर्ष में पागल नहीं होती है। माँ के इस व्यवहार से दोनों बहू कसमसा जाती थी, पति से फरियाद करती थी कि पौत्र पौत्रियाँ अच्छे नहीं लगते हैं, पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती है। इसलिए बहुएं माँ जी के मुंह पर अपना आक्रोश प्रकट कर देती थी और बहुओं के इस व्यवहार से माँ की आंखें बरसने लगती। देखिएगा हम यदि बताएं यहाँ पे इनकी जो बहू थी, ठीक है, माँ जी की जो बहू थी, इनको बड़ा खराब लगता था कि मंगू से इनका विशेष लगाव है, मेरे बाल बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं, उतने ढंग से जो है प्रेम नहीं देते हैं, उनका देख रेख नहीं करते हैं। इस वजह से देखोगे जो मंगू की जो भाभी थी वो इनको देखना नहीं चाहती थी कि मंगू को और मंगू की माँ को। अब आगे देखिएगा अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं आता है वैसी तरंग में माँ जी भी चढ़ जाती। वह मन ही मन सोचती, क्यों, आगे बताते हैं। अगहन का जो महीना था यह माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था, क्योंकि कोई ज्योतिषी उनके गांव में आए थे जो यह भविष्यवाणी किए थे कि अगहन के महीने में जो आपकी बेटी जो है कौन, मंगू, यह सही हो जाएगी। लेकिन कहावत हो जाता है उल्टा, मंगू सही नहीं होती है बल्कि कुसुम नाम की लड़की उसी महीने में उल्टे देखो को पागल हो जाती है उसी के गाँव में। आगे देखिएगा मंगू की बड़ी बहन का विवाह 14वां वर्ष में हुआ था। यदि मंगू पागल ना होती तो इसका भी विवाह तय हो जाता। उनकी माँ सोचती कि इनकी बड़ी बहन 14 साल उनका होते होते शादी कर दिए थे, यदि आज मंगू पागल नहीं होती तो इनका भी शादी अभी तक में हो गया होता। पगली इतनी सुंदर है कि कोई भी इसके शादी करने के लिए तैयार हो जाता। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ होश में पेशाब करने बैठी तो माँ को लगा कि ज्योतिषी का कहना सही साबित होगा। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन महीना आया। मंगू अच्छी तो नहीं हुई लेकिन गांव की एक लड़की थी, कौन, कुसुम नाम की लड़की, वह क्या हो जाती है, देखिएगा पागल हो जाती है। कुसुम को अस्पताल में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह जानकर माँ जी को लगा कि यदि कुसुम की माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना करने देती। कुसुम को तो देखोगे उनके घर में उनकी माँ नहीं होगी, कम लोग होंगे, तो कुसुम को जो अस्पताल में भर्ती कराने वाली बात चलने लगा तो माँ जी को देखो थोड़ा सा तरस भी आता है कि आज कुसुम की यदि माँ जीवित रहती तो उसको अपने बेटी को इस तरह से अस्पताल में भर्ती करने के लिए नहीं देती। महीने के अंत देखिएगा, महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वह कोई उपद्रव नहीं करती थी, पेशाब पैखाना सही जगह करती थी। 3 महीने में कुसुम ठीक होकर के घर लौट आई। 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद देखो उस कुसुम जो है वह अच्छी तरह घर लौट आती है। जब वो अस्पताल से घर आती है तब गांव के लोग देखोगे इनको सलाह देने लगते हैं माँ जी को कि देखे कुसुम पागल हुई थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराए तो वो ठीक हो गई, अब आप भी अपनी बेटी को करवा दीजिए, सही हो जाएगी। तो तब भी देखोगे इनका मन नहीं मानता है तो ये क्या करते हैं, कुसुम को तो देखने जाते ही और कुसुम को ही अपने घर पे भी बुलाते हैं, कुसुम बेटी आना, और उनसे वो सभी बातें पूछते हैं कि अस्पताल में तुम्हारे साथ में किस तरह से देखोगे व्यवहार होता था, किस तरह से इलाज किया गया, ये सभी बातें उनसे वो पूछने लगी। उसके बाद देखोगे जब इनको लगा कि नहीं चलो ठीक है, तो उसके बाद ये भी देखो अपनी बेटी मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्या
तैयार हो जाती है किसी न किसी तरह से। अपने बेटे को देखोगे ये चिट्ठी लिखती है, बेटा आते हैं, फिर देखोगे मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेके जाते भी हैं। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर डॉक्टर को दिया। माँ को संतोष हुआ, इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रन ने किसी बात की चिंता ना करने की बात कही। माँ जी के प्रश्नों का परिचारिकाओं ने संतोषजनक उत्तर दिया। फिर भी माँ जी का हृदय फटा जा रहा था कि उनके संतान मंगू की देखरेख होगा अथवा नहीं होगा। देखिए, जब ये अस्पताल में लेके जाते हैं मंगू को, तो वहां पर तो बहुत सारे, देखो पहले से भी बहुत सारे पागल लोग थे वहां पे, तो ये अपनी बेटी को देखोगे ना तो अलग नहीं करना चाहती थी अपने से। तो अस्पताल में जो भी स्टाफ लोग थे, कर्मचारी लोग थे, उनसे ये पूछते हैं, तो वो सब इनको दिलासा भरोसा दिलाते हैं कि माँ जी आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी बेटी की बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग देखभाल करेंगे, आप इस चिंता में ना रहें। अंततः डॉक्टर भी इनको समझाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि माँ जी आप हमको अपने बेटा बराबर समझिएगा, ठीक है, आपकी बेटी समझिएगा कि वो अपने भाई के पास इनका अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। आगे यहाँ पे देखिएगा, अब परिचारिका मंगू से मीठी मीठी बातें करती हुई अंदर ले गई। डॉक्टर ने माँ जी को यह कहा के विश्वास दिलाया, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ने जा रही है, ऐसा मानिएगा। डॉक्टर साहब भी समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी बेटी देखिए कहीं दूसरे जगह नहीं है, ये मानिएगा जैसे आपका ये बेटा है उसी तरह से मैं भी आपका बेटा हूँ, और आपके बेटे की यहाँ आपकी बेटी यहाँ है। मेट्रन ने विश्वास भरे शब्दों में कहा, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी माँ जी। और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। इस तरह से देखोगे वो अपनी बेटी को भर्ती करा के आ तो जाते हैं, लेकिन उनके भाई, मंगू के भाई और उनकी माँ दोनों बेचारे देखोगे उदास थे। अस्पताल से घर लौटते समय माँ जी के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौंधने लगे। उसे सोने के लिए चारपाई मिली होगी या नहीं, खाना मिला होगा या नहीं, पेशाब करने पर भींगा कपड़ा बदला होगा या नहीं, आदि आदि। रात के 11 बजे माँ जी घर लौटी। देखोगे रास्ते में बड़ा सोच रही थी कि उनको सोने के लिए देखोगे चारपाई दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, देखोगे पेशाब करने के बाद उनका कपड़ा गीला हो जाएगा, उनको बदलेगा कि नहीं, वो लोग खाना उनको समय से देगा कि नहीं देगा, तरह तरह की बातें ये सोचते रास्ते में आ रही थी बड़ा ही उदास मन से। रात के 11 बजे घर लौटती है। पड़ोसी लोग इनका आशा देख रहे थे। पड़ोसी ने माँ बेटे के लिए खाना बना रखा था, पर दोनों बिना खाना खाए सो गए। खाना दोनों में से किसी को भी खाया नहीं गया था, क्योंकि आज देखोगे दोनों बड़ा ही चिंता में थे। इस समय माँ के हृदय में भूचाल मचा हुआ था। वह बरबरा रही थी, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ना मत फेंकना, यह बोल रही है अपने मन में। रात में माँ बेटे को नींद नहीं आई। रात में ना माँ जी को नींद आती है ना उनके बेटे को। माँ के घर के अंदर तथा पुत्र के घर के बाहर मंगू की याद में तड़प रहे थे। माँ के साथ साथ पुत्र की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माँ देखो उधर रो रही थी और चारपाई पर अपना सर पटक रही थी। माँ की रोना सुन करके मंगू के भाई भी देखोगे रोने लगते हैं, और मंगू के भाई मने मन ये वादा करते हैं, देखिएगा कि मंगू के भाई भी कहते हैं कि माँ को कुछ होने के बाद देखिएगा, मैं यदि माँ नहीं भी रहेगी तो मैं मंगू का सेवा करूंगा, चाहे मेरी पत्नी करे या ना करे। उसके भाई या देखो वादा करते हैं और कहते हैं कि यदि मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं बेटा और मंगू का भाई, मैं अपनी माँ का बेटा और मंगू का भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। वो अपने आप को देखोगे क्या अपने आप से वादा करते हैं मंगू के भाई। अपनी माँ की रोना सुन करके मंगू के भाई भी देखोगे बाहर में रो रहे होते हैं। वेदना इतनी क्रूरता के साथ कौंध रही थी कि उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। आगे देखिएगा, उसका हृदय पुकार रहा था, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, स्वयं उसका मल मूत्र धोऊंगा। लेकिन सुबह होते होते माँ की दशा वैसी हो गई थी जैसे मंगू की हो गई थी। लेकिन सुबह होते होते देखिएगा कहानी में माँ मंगू के बारे में इतना सोचती है कि उसको उसके बारे में सोच सोच के माँ देखोगे पागल हो जाती है। माँ मंगू के श्रेणी में मिल चुकी थी। ये था आपका माँ कहानी का। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, तो आप बताइए, इसका आंसर हो जाएंगे 3। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, ये आपको बताना, ईश्वर पेटलिकर। आगे का है, मंगू को माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ को देखोगे 4 कुल, 2 भाई 2 बहन थी। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, यह गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है। जन्म से पागल कौन थी, आपके आंसर हो जाएंगे मंगू। मंगू जन्म से कैसी थी, मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी। पागल गूंगी दोनों थी, तो आप पागल भी बोल सकते हो, गूंगी भी थी। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे, अस्पताल में। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मंगू की बड़ी बहन थी कम्मू। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं,
आपका जवाब होना चाहिए गुजराती। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। आगे का क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी माँ? इनका मानना था कि इनका मुक्ति हो जाएगा, प्राकृतिक मौत। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलिकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? मेटरन ने कहा था, मेटरन। आगे देखा जाए तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? ये अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ये तो अभी हम आपको बताए थे, हमको लगता है कि 2 बार रिपीट हो गया। मंगू कब से पागल है? मंगू जन्म से ही पागल है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था? बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर। इनको कमरे में बंद करके रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट से। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 2 पुत्री, एक मंगू की बड़ी बहन। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह बात माँ जी देखो हॉस्पिटल में जो परिचारिका थी उनसे कह रही थी। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? ये अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? अगहन का महीना। उस कुसुम की तरह यह थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? यह कहा था देखोगे मेट्रन वहाँ पे जो थी। अब आपका अगला कहानी है नगर। ये आपका चौथा कहानी है नगर। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सुजाता। वास्तविक नाम है इसका देखोगे एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। जन्म इनका हुआ है 3 मई 1935 चेन्नई तमिलनाडु में। और ये देखा जाए तो तमिल कहानी ही होगा। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने देखोगे तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किया। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें करैयालन, सोनकप्पू, कफनयूत, तोमरसाले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए हैं। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार से लिया गया है। इस कहानी के अनुवादक हैं के.ए. जमुना। कौन है? याद रखिएगा, के.ए. जमुना है। मुख्य पात्र देखोगे इस कहानी में कौन है? पपाती कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक 12 वर्ष की लड़की है जिसे मेनिंजाइटिस देखोगे मस्तिष्क ज्वर नामक क्या है? बीमारी है। थोड़ा समझ लीजिएगा, कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पल्ली अमाल है पपाती की माँ, जो एक अनपढ़ और सीधी सादी ग्रामीण महिला है, और बड़े डॉक्टर साहब हैं मदुरै शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, जिन्होंने विदेश में क्या शिक्षा प्राप्त किए हैं। अब आइए आपको कहानी की तरफ लेके चलते हैं हम। कहानी की शुरुआत तब होती है जब बल्ली अमाल देखोगे अपनी बीमार बेटी पपाती को लेकर के कहाँ आती है? किस शहर में? मदुरै शहर के एक बड़े से सरकारी अस्पताल में पहुंचती है। गांव के डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि पपाती को तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती कराना होगा, क्योंकि उसको क्या मेनिंजाइटिस नामक देखोगे एक बीमारी था। अस्पताल पहुंचने पर बल्ली अमाल को भयानक भीड़ और नौकरशाही का सामना करना पड़ता है। आप देखोगे जब अस्पताल पहुंचते हैं कौन? बल्ली अमाल, तो डॉक्टर साहब तो उनको देख लेते हैं उनकी बेटी को, तो ये बेचारी देखो स्ट्रेचर पर लेटी होती है, उसको बड़ा तेज बुखार रहता है। कहानी में भी पूछे जाते हैं कि बल्ली अमाल किस पर लेटी थी? स्ट्रेचर पर, उसको तेज बुखार था। डॉक्टर सब आते हैं, चेक करते हैं, बड़े डॉक्टर साहब ऑर्डर देते हैं कि इसको भर्ती करवाओ। लेकिन भर्ती कराने के लिए देखिएगा जब ये चीट पुर्जी लेके जाती है तो वहाँ पे जो अस्पताल के जो देखोगे जो भी कर्मचारी थे उसको इतना जगह पे भेजते हैं, इधर उधर करवाते हैं कि बेचारी देखोगे परेशान हो जाती है। एक तो अकेले थी, इनका बेटी को कौन देखती? अपनी बेटी को छोड़ करके इधर उधर हॉस्पिटल में भटकते हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है कि वो अपनी बेटी से भी दूर हो जाते हैं। अंत में आप देखिए कहानी में अपनी बेटी से मिलने के लिए रोने भी लगते हैं, तो वहाँ के जो स्टाफ लोग होते हैं ये भी कहते हैं कि बगल होकर रो न, मतलब कोई सहानुभूति देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर आप रो क्यों रहे, जाना किधर। कोई भी देखोगे इतना भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और अंततः देखिएगा कि अस्पताल के जो कर्मचारी लोग थे, जिनके सही व्यवहार के कारण वो मतलब सही व्यवहार नहीं होने के कारण वो अंततः परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि डॉक्टर साहब देखोगे बिल्कुल अच्छे विचार के लोग थे। लेकिन उस अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो लोग अलग तरह के ही देखोगे व्यवहार कर रहे थे इन सभी के साथ। बड़े डॉक्टर पपाती की जांच करते हैं और उसे तुरंत भर्ती करने का आदेश देते हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी और बाबू बल्ली अमाल को एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ाते रहते हैं। पूरा दिन भटकने के बाद भी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण पपाती को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है। बल्ली अमाल थक हार डर कर यह सोचकर कि उसकी बेटी मर जाएगी वापस अपने गांव लौटने का फैसला करती है। वह सोचती है कि शहर के बड़े अस्पताल से अच्छा
उसका गांव ही है जहां कम से कम लोग उसे जानते तो हैं। आप देखिएगा कहानी में होता क्या है कि मतलब जो अस्पताल के ध्यान रखिएगा, जो कर्मचारी और भी बाबू लोग जो थे, बल्ली अमाल को एक कमरे से दूसरे कमरे दिन भर दौड़ाते हैं और काम इनका नहीं हो पाता। तो इनको लगता है कि इस तरह से तो मेरी बच्ची मर जाएगी, और अंततः देखिएगा थक हार करके वह यह फैसला करती है कि मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके चली जाऊंगी, अपनी गांव लेके चली जाऊंगी। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों को पढ़ाकर जब वार्ड वापस लौटे तो उन्होंने पपाती की खोज की, क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं इस पेशेंट को शाम में देखूंगा। जब वो देखोगे स्टूडेंट लोग को पढ़ा करके जब आते हैं तो पता चलता है क्या कि वह लड़की के बारे में, जिसके बारे में ये मतलब बात कर रहे थे बल्ली अमाल के बारे में, वो नहीं मिल रही है। उस 12 साल की लड़की पपाती को ना देख करके कहा कि मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था, वह कहाँ है? उत्तर मिला कि आज यहाँ कोई एडमिट नहीं हुआ है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज मैंने सुबह में जो एक पेशेंट देखा था जिनको मेनिंजाइटिस रोग था, उस पेशेंट को लाओ, मैं उसको देखूंगा, उसको मैंने एडमिट करने का भी तुम लोग को ऑर्डर दिया था। डॉक्टर धनशेखरन को ये बुलाते हैं, उनके बगल में रहते धनशेखरन को कहते हैं कहाँ है वो लड़की, ढूंढिए उसको, लाइए। ठीक है, स्टाफ सबको देखोगे, जो कर्मचारी लोग थे उसको उसके ऊपर ये देखोगे डांट फटकार भी लगाते हैं कि तुम लोग की लापरवाही की वजह से पेशेंट मर जाएगा, ढूंढो कहाँ है। बड़े डॉक्टर ने इस बात का पता लगाने के लिए पाल को उन क्लर्कों के पास भेजा जिन्होंने कल कहकर वापस कर दिया था। पाल के पूछने पर आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों ने बताया कि 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं है, यदि उसके बदले कोई आया हो तो उसे कल सुबह 7:30 बजे आने को कह दिया है। देखोगे जब इनके पास जब जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति है, पाल के पूछने पर आमने सामने बैठे दोनों क्लर्क जो थे उनसे पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे पास भी वो आई थी कोई 12 साल की लड़की को एडमिट कराने के लिए? हम ये बोले कि मेरे पास कोई भी नहीं, और जो आया भी था तो बेड खाली नहीं था, हम उनको बोले कल 7 बजे आइए। अब आगे देखिए आप। बड़े डॉक्टर पपाती की खोज करने लगे। डॉक्टर धनशेखरन को ओपीडी यह कहकर भेजते हैं, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। लेखक कहते कि मैं अभी से अभी उस लड़की को क्या करो, एडमिट करो। और बड़े डॉक्टर को क्रोध में देख करके डॉक्टर धनशेखरन, पाल एवं हेड नर्स मिरांडा सभी ओपीडी की ओर दौड़ पड़ते हैं। देखोगे लेकिन बल्ली अमाल जो है, लेकिन देखोगे बल्ली अमाल तो उसको मिलते नहीं, अपनी बेटी को लेकर के ये निकल गई थी। लेकिन बल्ली अमाल इसे मामूली बुखार मानकर मुनांडी पिट्ट एक वैद्य के पास लेकर के चल पड़ती है तथा बेटी को ठीक होने पर वह एक भगवान के मंदिर में देखोगे चढ़ावा चढ़ाने की भी बात करती है कि वैदिश्वरीन मंदिर में ये करें कि यदि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, तो जो वैदिश्वरीन मंदिर है, वैदिश्वरन मंदिर में दोनों हाथों से हम क्या रेजगाड़ी बढ़ के चढ़ा करके उनसे क्या मन्नत मांगेंगे। और ये अपनी बेटी को देखोगे लेकर के हॉस्पिटल से निकल जाती है। अब हम आपको इस कहानी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे। कहानी का मूल संदेश देखिए। नगर कहानी के माध्यम से लेखक ने 2 मुख्य समस्याओं को दर्शाया है। सरकारी अस्पताल में गरीब और अनपढ़ लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, और बड़े शहरों में लोग मशीनी हो गए हैं, उन्हें किसी गरीब के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब यहाँ पे पपाती को कौन सा रोग था? इनको मेनिंजाइटिस था। पपाती की उम्र कितना वर्ष थी? 12 वर्ष। नगर कहानी किस भाषा से है? तमिल भाषा से। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक सुजाता हैं, जिसका नाम एस रंगराजन है। पपाती कहानी के पात्र हैं किस कहानी के? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नगर कहानी के। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके आई थी? इसको मदुरै लेके आई थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इनको तेज बुखार था, तेज बुखार के कारण। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? सुजाता का। आगे देखिए, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यह किसने कहा था? बड़े डॉक्टर साहब इस बात को बोले थे। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? यह आप बताइएगा। मेरे ध्यान से थोड़ा सा उतर गया है तो हम आपको बता देते हैं कब हुआ था भाई। इनका जन्म हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। आगे आप देखिएगा, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे सुजाता की। पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को बुखार था। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे सुजाता का पूरा नाम है। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? ये आपकी किताब में देखोगे, मदुरै को मेदोड़ा बोला जाता था, मंदारा बोला जाता था। बताइएगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में बताइएगा, ये दोनों आपके नहीं होंगे। ठीक है, मेदोड़ा बोला जाता था, मेदोड़ा। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? इनके गांव के डॉक्टर बोले थे। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन।
क्या नाम है, एस रंगराजन। पपाती कहाँ लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पे। कहाँ लेटी थी, स्ट्रेचर पे। बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी, अपनी बेटी पपाती की। हॉस्पिटल में जब देखोगे ये दूर चली जाती है। नगर शिक्षक पाठ में अमल राज ने कितने नंबर के कमरा में इसको बोला था, कितने नंबर का कमरा दिखलाने को बोला था, आप बताइएगा। 50, ये दोनों में तो नहीं होंगे। 48, 49 में आप बताइएगा कितना हो जाएंगे। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बल्ली अमाल अपनी बेटी पपाती को अकेली छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अब आपका अंतिम कहानी है, जिस कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा लेखक परिचय। इसके लेखक हैं सांवर दैया, राजस्थानी भाषा के यह एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध और विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी देखिएगा समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। मतलब देखा जाए तो लेखक भी सांवर दैया हैं राजस्थानी भाषा में, और इसका अनुवादक भी सांवर दैया ही हैं। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं कहानी के तरफ। प्रस्तुत कहानी धरती कब तक घूमेगी एक माँ की देखोगे आंतरिक व्यथा की कहानी है। घर भरा पूरा होने के बावजूद माँ को रोटी के लिए अपमान सहना पड़ता है। जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है वही माँ आज बोझ बन जाती है। इस कहानी में आप देखिएगा कि सीता नाम की एक महिला, उनके 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिरजू। और तीनों क्या करते हैं देखिएगा, माँ को खिलाने के लेकर के ये लोग महीने पे पाली बांट लेते हैं कि 1 महीना तुम खिलाओगे, 1 महीना तुम खिलाओगे। और अंततः ध्यान रखिएगा इस कहानी में, और भी हम आगे बताएंगे, 1 महीना से एक भी दिन कोई भी देखोगे अधिक दिन तक इनको खिलाने तैयार नहीं है। कहानी में देखिएगा अंततः सीता को वो हाल कर दिया जाता है। इनकी बहू सब हमेशा लड़ते झगड़ते रहती है, और जिसमें जबरदस्ती का घसीट के देखोगे सीता को ले आती है। उसके बाद लास्ट कहानी के अंतिम में देखिएगा ये लोग बोलते हैं कि अम्मा को हम लोग खाना भी नहीं खिलाएंगे, 50-50 रुपया दे देंगे, इनके पास अपना रुपया हो जाएगा और ये खुद से अपना बना उना के खाएगी। ठीक है, अब इनको खाना खिलाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब इस कहानी में आप देखिएगा जो माँ अपने बच्चों के लिए जीवन भर, मतलब देखो अपना पूरा जीवन उसके ऊपर वो अपना निर्भर कर देती है, अपना सुख सुविधा अपनी खुद की देखिएगा, जो सुख होते हैं उसको भूल करके जिस बच्चे को पाल पोस के बड़े करते हैं वही बच्चा देखिएगा अंततः किस तरह का अपने माँ बाप के साथ में सलूक करना शुरू कर देते हैं। इस कहानी में उसको दिखाया गया है, जो आप अपने गांव समाज में भी देखते होंगे कि जब तक देखिएगा बच्चा छोटा रहता है तो माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाता है उनका, अपनी पत्नी को लेकर के अपने माँ बाप को भी छोड़ के देखोगे निकल जाते हैं। ये कहानी में देखो उस दृश्य को भी दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। यह सोचकर माँ का मन भर जाता है, वह जमीन खुड़चने लगती है। वह सोचने लगती है कि भरा पूरा घर है, बट बेटे बहुए पोते पोतियाँ तथा दोहित्र दोहुत्रियाँ हैं, रोटी भी दोनों वक्त का मिल जाती है। फिर भी सीता को अजीब सा लगता है इस घर में। क्यों अजीब सा लगता है आगे बताते हैं, देखिए। वह सोचती है कि रोटी के अलावा भी व्यक्ति को कुछ आवश्यकता हुआ करती है। यही आवश्यकताएं दुख भोगने को बाध्य करती है। वह अपना काला ओढ़ना देखकर देखोगे दुखी हो जाती है। पति के जीवित रहते सब ठीक था, लेकिन उनके मरते ही जीवन नरकीय हो जाते हैं। देखो इनके पति, सीता के पति जब तक जीवित थे इनको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं था, लेकिन इनके पति के मरने के बाद जो इनके बेटे सब जो हैं इनका जीवन जीना देखोगे नरक जैसा बना दिया है। कहने के लिए तो वह माँ है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है। कहने के लिए तो कह रहे हैं कि सीता तीनों का माँ थी, लेकिन माँ और बेटे के बीच में जो आत्मीयता होती है, जो अपनापन का भाव होता है, वह बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि सीता के बेटे देखो इनसे सही से बात तक भी नहीं करते थे, कि माँ का हाल चाल लेने के लिए भी वो तैयार नहीं थे कि बैठ के कभी बात भी करें। कोई हाल चाल तक नहीं पूछता था। गले आ पड़े फर्ज के कारण ही दोनों वक्त की रोटी देता है। ऐसा लगता है कि गले आ पड़े फर्ज के वजह से ये लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते हैं। ठीक है, बस कि खाओ रहो, बात तक भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए इसमें कहानी में, होली का दिन था। बड़े बेटे कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा देते हुए कहा कि खूब पेट भर के खा लेना। वह सोचने लगी कि जब कोई खाने बैठता है तो रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा खा, अन्यथा 4 कौर कम खाता है। उसने सोचा आज के बाद कल से नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर बिरजू के हिस्से में, इस प्रकार हुआ एक के बाद दूसरे घर में और दूसरे के बाद तीसरे घर में लुढ़कने लगी। देखिए देखा जाए इस कहानी में देखोगे कैलाश क्या करते हैं, इनका बड़ा बेटा था कैलाश, तब नारायण, सबसे छोटा था बिरजू। एक दिन क्या होते हैं, दोनों भाई को बुलाते हैं। पहले ये कैलाश के यहाँ ही खाती है, तो ये कहते हैं कैलाश उनके बेटे उन दोनों भाई को कि तुम दोनों जो है
माँ को नहीं खिलाते हो, क्या माँ को खिलाने का ठेका सिर्फ हम लेकर रखा है? ठीक है, सबकी चीज में बराबर के हिस्से लिए हो। और माँ को जो तुम लोग जो नहीं खिलाते हो, ये लोग तय करते हैं कि हम लोग जब माँ को जो है ना 1-1 महीने करके खिलाएंगे, मतलब 1 महीना कैलाश के यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ, 1 महीना बिरजू के यहाँ। इस तरह से माँ देखोगे अब महीने में अपना पाली बदल बदल के तीनों बेटा के यहाँ खाती थी। तो ये लुढ़कना महीने महीने शुरू हो गया था इनका, सीता का। आगे देखिए, यह क्रम 5 वर्षों तक चलता रहा। इस तरह से 5 साल तक देखोगे सीता अपनी जीवन को काट ली, लेकिन जीवन में बिल्कुल भी खुशी नहीं था, बड़ा दुखी यह रहती थी। यह क्रम माँ को वैसा प्रतीत होने लगा जैसे शाम होते ही बच्चे शराबागियों के पाटे पर खेलते हुए जब कभी माई माई रोटी दो वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता। यही कहानी आज 100% सत्य है। देखोगे शाम के समय बच्चा एक खेल खेलते हैं, इसके घर के या आसपास के बच्चे। कौन सा खेल? ये लोग क्या करते हैं, बच्चे में 5-6 बच्चे जमा हो जाते हैं, उसमें एक बच्चे जो है वह भीख मांगने का काम करता है, घर घर जाकर के रोटी मांगता है। तो बच्चे सबका जवाब आता है, या घर के छोड़, या घर छोड़, दूसरे घर में जाकर के रोटी मांग। इस चीज को जब सीता देखती है तो सीता को लगता है कि एकदम सत्य यह मेरे जीवन पे लग रहा है कि कहानी है। मतलब इसी तरह का हाल मेरे बेटे बना दिए हैं कि 1 महीना इसके यहाँ रोटी खाते हैं और फिर यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो ये अपना तुलना करते हैं बच्चे की किस खेल से, माई माई रोटी दो वाले खेल से ये अपने आप को क्या करती है, तुलना करती है। आगे देखिए यहाँ पे, बच्चों में से एक बच्चा भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दो। उसे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। और माँ की भी यही स्थिति है। निराशा की इस दशा में उसका स्वाभिमान जाग पड़ा। उसने सोचा कि जब घर में भी काम करने के बदले ही रुपये मिल रहे हैं तो क्यों ना दूसरे के घर में काम करके निश्चित हो जाऊं, क्योंकि सवाल तो रोटी का ही है ना। देखा जाए तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति तो चल ही रहा था। अंत में फिर देखोगे इनके तीनों बेटे क्या फैसले लेते हैं, एक काम करते हैं, अब माँ को जो है ना हम तीनों मिलके 50-50 रुपया देंगे, वो अपना खाना खुद बना के खाएगी, हम लोग तो चाय पिला ही देते हैं। उस पर बिरजू कहते हैं, हाँ हाँ अच्छी बात है, यह महीना महीना इधर उधर जाने से बेहतर है कि घर में बैठ के अपना खाएगी, सब लोग 50-50 रुपया दे देंगे। तो उस पर देखो कैलाश कहते हैं कि एक बार माँ से भी पूछ लेते हैं। ये दोनों भाई कहते हैं माँ से क्या पूछना, लेकिन माँ भीतर ही भीतर देखोगे रो रही थी। ये दोनों तीनों बेटे को कुछ कह नहीं रहे थे। और अंततः मैं आपको बता दूं, इस कहानी में देखिएगा तंग होकर के माँ जो है घर छोड़ के चली जाती है। अगले दिन उसने 2-4 कपड़े लेकर सवेरे घर से निकल गई और घर से निकलने समय उसका चित्त शांत था, आकाश अनंत लग रहा था। आज ये अपने आप को बड़ा खुश फील कर रही थी। तो वैसे भी मान चले कि ये लोग जो हैं हमको जो ये 50-50 रुपया दे रहा है, इनके घर में तो हमने कुछ ना कुछ काम कर ही देते थे। इनके घर में रहते हैं, बर्तन धो देते हैं, इनकी बच्चे की देखरेख कर देते हैं, इनकी पत्नी कभी बीमार पड़ जाती है तो खाना भी पका देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लोग हमको मजदूरी दे रहा है। तो इसको लग गया कि जब मजदूरी हमको मिलना है तो क्या करेंगे इस घर में रह करके, वैसे भी लोग मेरा जीना हराम कर दिया है। इसकी पत्नी सब आपस में लड़ती है और गाली हमको भी देती है। इससे बढ़िया है रोटी जितना को देती है नहीं खाने के लिए, उससे ज़्यादा हमको कष्ट मिला इस घर में। इससे बढ़िया है कि मैं इस घर को अब छोड़ के चल ही जाऊंगी। तो अगले दिन बस यही करते हैं, सवेरे देखोगे यह घर से निकल जाती है। अगले दिन 2-4 कपड़े लेकर सवेरे घर से निकल गई। घर से निकलते समय उसका चित्त बिल्कुल शांत था, आकाश आज अनंत इसको लग रहा था, धरती विस्तृत लग रही थी, क्योंकि अब उससे परिवार के अपमान का भय नहीं था। माँ रूपी धरती को अब घर घर घूमने की जरूरत नहीं थी और उसके चारों ओर खुली हवा और खुला संसार था। आज सीता देखोगे खुश थी और इनके चारों ओर क्या था, खुला संसार मौजूद था। आगे देखिए इसमें अब आगे हैं कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो सभी बेटे इनके 50-50 रुपये की बात करते हैं। धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित कहानी है, बताइएगा यह किस भाषा से अनुदित कहानी है। आपका जवाब होना चाहिए राजस्थानी भाषा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो यह जिस देखोगे इसके लेखक कौन है, सांवर दैया, और अनुदित भी यही किए हैं। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, तो इसका जवाब भी आपके क्या हो जाएंगे, सांवर दैया। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है, आपका जवाब होना चाहिए राजस्थानी भाषा के। 3 बेटे की माँ होंगे, 3 बेटे की माँ कौन थी, 3 बेटे की माँ है सीता। आगे देखिए, सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, अपना काला ओढ़ना देख करके। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, यह किस कहानी की पंक्ति है, आपका जवाब हो जाएंगे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में
किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ये किसको महसूस हो रहा था? सीता को। बाद में यही आकाश इसको अनंत महसूस होने लगा है। सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के हैं। आगे देखिए, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता घर छोड़ के चली गई थी, घर छोड़ दी थी। आगे देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लापसी जो है बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? यह देखा जाए तो धार्मिक कहानी, राजनीतिक, आंचलिक या एक सामाजिक कहानी है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी हो क्या? यह किसने कही थी? देखिएगा, हम बताते हैं। यह कह रही थी बिज्जू की पत्नी पुष्पा कह रही थी। नारायण की पत्नी का देखोगे, जब उनके बच्चे का बर्थडे मतलब जन्मदिन था तो रसमलाई भेजती है किनको? सीता को। ये नारायण की पत्नी। उस समय सीता जो है बिज्जू के हिस्से में थी, तो बिज्जू की पत्नी लड़ाई करने लगती है नारायण की पत्नी से, अपना अमीरी दिखाने के लिए हमको भेजे हो इनको रसमलाई। हमको नहीं पता है, जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हिस्से में थी तब नमक रोटी खिलाती थी, अभी रसमलाई भेजी हो। ठीक है। और अपनी सास को भी जो है देखोगे उल्टा सीधा बोलती है। देखिए अब यहाँ पे, हर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। कौन देखी थी आकाश की ओर? सीता। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो कैलाश की पत्नी राधा को। ध्यान रखिएगा, किसको? कैलाश की पत्नी राधा को बुखार आ गया था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के कौन हैं? सीता के बड़े लड़के हैं कैलाश। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन बढ़ी हुई है? तो अभी हम आपको बताए ही थे, किसको? सीता को। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। यही ने झगड़ा शुरू की थी। पुष्पा नाम भी है, पुष्पा झुकेगी नहीं, समझे? जैसे पुष्पा नहीं झुकेगा थी, पुष्पा देखोगे नहीं झुक रही थी। तो इस तरह से देखोगे आपके आज हम कितने, आज एक ही वीडियो में आपके 5 चैप्टर को हम कंप्लीट कर दिए, सारांश रूप में लिए थे। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको हम गैस क्वेश्चन दिए ही हैं, और बहुत जल्द देखोगे उस पर हम जो है क्या लाएंगे आपके लिए, एक वीडियो लाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारे प्रश्न आपके लिए हम रखेंगे। आज की क्लास देखोगे हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि यह क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखोगे गैस क्वेश्चन में हम दिए हैं, और वहाँ से आपके बीच हम लेके भी आएंगे। एक वीडियो सेशन में आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे, स्पेशली सिर्फ सब्जेक्टिव का देखोगे उसमें रहेगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है हिंदी का, वो सारा हम रखे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।